राजन और प्रिया उच्च मध्यवर्गीय परिवार के सफल दंपत्ति में से एक हैं। 18 वर्ष पूर्व दोनों ने प्रेम विवाह किया था और आज दोनों बेटे आरव जो कि 16 वर्ष का है और बेटी ध्वनि जो अभी 10 वर्ष की है उनके योग्य माता पिता हैं। राजन बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ है तो पत्नी प्रिया एक सुघड़ हाउसवाइफ। घर में 2 सदस्य और हैं जो राजन के माता पिता हैं। वो दोनों भी अपने बेटे और बहू से बहुत प्रसन्न हैं और हो भी क्यों नहीं। आज के युग में माता पिता की हर बात मानने वाला बेटा और एक आवाज़ पर अपने सभी काम छोड़कर सास ससुर की सेवा करने वाली बहू भाग्यशाली व्यक्तियों को ही मिलती है। एक दिन प्रिया अपनी सहेली के साथ शॉपिंग पर गई थी कि अचानक उसकी एक सहेली पूजा ने कहा कि राजन किसी लड़की के साथ कॉस्मेटिक शॉप पर गया है। तुम भी पूजा क्या बोल रही हो? राजन इस वक्त यहाँ कैसे हो सकते हैं? आज उनकी बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। प्रिया ने आश्चर्य से बोला। नहीं प्रिया, मैं सच कह रही हूँ, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। प्रिया ने ज़्यादा पूजा की बातों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे अपने पति पर पूरा भरोसा है। शाम को शॉपिंग कर घर पहुँचने के बाद प्रिया थक तो बहुत गई थी, चाहती थी कि थोड़ी देर आराम कर ले, लेकिन एक गृहिणी के जीवन में ये सुख कहाँ है। अगले ही पल घर वालों की फरमाइशें याद आती ही अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो गई और लग गई अपने काम में। अपने सास ससुर और बच्चों को खाना खिलाकर उनकी ज़रूरत की सभी काम निपटा कर वो भी खाना खा लेती है क्योंकि राजन अक्सर रात को घर देर से ही आता है और ज़्यादातर बाहर से ही खा कर आता है। रात को तकरीबन 11:30 बजे राजन आता है और सर्वेंट दरवाज़ा खोलता है। प्रिया भी किचन में ही रहती है तो खाने के बारे में पूछती है तो राजन खा कर आया हूँ कहकर सीधे कमरे में चला जाता है। प्रिया भी कुछ देर बाद कमरे में आती है तो देखती है राजन के कपड़े नीचे पड़े हैं जिसे कल धोने के लिए डालने पड़ेंगे और राजन बाथरूम में नहा रहा है। कपड़े चेक करते समय प्रिया को राजन की शर्ट की कॉलर के नीचे लिपस्टिक का निशान दिखता है और कपड़ों से भी लेडीज़ परफ्यूम की खुशबू आती है। एक पल के लिए तो प्रिया का पत्नी वाला दिमाग उसे राजन पर शक करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन प्रिया राजन का प्रोफेशन जानती है, इसीलिए उसे पता है कि उसके पति की महिला क्लाइंट भी होती हैं जिनके गले मिलते समय लिपस्टिक का निशान लग गया होगा और खुशबू भी रह गई होगी। ऐसा नहीं है कि प्रिया पहले से ही इतनी समझदार थी। शुरू में दोनों के बीच इन्हीं सब चीज़ों को लेकर काफ़ी समस्या उत्पन्न हुई थी, लेकिन राजन ने सब कुछ साफ साफ बता देने के बाद अब प्रिया भी आश्वस्त हो चुकी है इन सब बातों से। और सबसे बड़ी बात, उसे राजन पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है जो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। प्रिया यही सब सोच ही रही थी कि तभी राजन भी नहा कर आ गया था और प्रिया को पीछे से पकड़ लेता है। क्या बात है प्रिया, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। लगता ही नहीं कि तुम 2 बच्चों की माँ हो। बस राजन, अब इतना भी झूठ मत बोलो। शरीर में जहाँ तहाँ बढ़ी चर्बी ये साफ बताती है कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन तुम अभी भी उतनी ही फिट हो जितने कॉलेज में थी और तुम अपने ही बच्चों के पापा नहीं बल्कि बड़े भाई लगते हो। मेरी नज़रों से खुद को देखो प्रिया, तो तुमसे ज़्यादा सुंदर कोई भी नहीं दिखेगी। सच कह रहा हूँ प्रिया, आई लव यू। और प्रिया की गालों पर किस कर राजन गुड नाइट कहकर सोने चला जाता है और प्रिया कुछ देर राजन की बातों को सोचकर हंसती है और ख़ुद को आईने में देखती है। जब से मेनोपाज शुरू हुआ है शरीर थुलथुला होता जा रहा है, चेहरे की रौनक भी ख़त्म हो गई है, लेकिन पति की प्यार भरी बातें सुनकर सुकून बहुत मिला। और सच में जैसे राजन ने कहा, वो खुद को भी आज बहुत सुंदर लग रही थी। क्या बात है, आईने के पास खड़ी रहकर मेरी बीवी को नज़र लगाने का इरादा है क्या मैडम? आओ और आकर सो जाओ, राजन ने कहा तो प्रिया भी बेड पर आकर लेट गई और नींद की आगोश में समा गई। आज सुबह से ही प्रिया बहुत व्यस्त है क्योंकि दोपहर में उसे डॉक्टर के पास जाना है, तो अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटा रही है। राजन को ऑफिस और बेटी को स्कूल भेजकर सास ससुर को नाश्ता कराकर दोपहर के खाने के लिए मेट को समझाकर तैयार होकर डॉक्टर के पास पहुंचती है। प्रिया जी,
आपको अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। थायराइड की टेबलेट्स मिस नहीं करनी चाहिए। ऊपर से मेनोपॉज की समस्या है। लापरवाही करने से परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। सॉरी डॉक्टर, काम में बिजी हो जाने की वजह से दवाइयाँ मिस हो गई। आइंदा ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर से सब कुछ समझने के बाद प्रिया पार्किंग में गाड़ी के पास आती है तो उसे याद आता है कि अपना पर्स तो मैं डॉक्टर के कैबिन में ही भूल आई हूँ। तो प्रिया भी डॉक्टर की कैबिन की तरफ जाने लगती है। वहाँ पहुँचने पर पता चलता है कि डॉक्टर अपनी दूसरी पेशेंट के साथ बिजी हैं तो बाहर ही इंतज़ार करने लगती है। डॉक्टर से आ रही आवाज़ें उसके कानों में पड़ती हैं। आवाज़ काफ़ी जानी पहचानी सी लगती है। प्रिया को तभी उसकी सहेली का फ़ोन आ जाता है और वो दूसरी तरफ मुंह करके बात करने लगती है। अब तक अंदर की पेशेंट बाहर निकल कर जाने लगती है। प्रिया उसका चेहरा देख लेती है लेकिन दूसरी औरत उसे नहीं देख पाती है। प्रिया अंदर जाकर अपना पर्स लेती है और डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर, निशा को क्या हुआ है। तो डॉक्टर उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर की बात सुनकर प्रिया आश्चर्य में पड़ जाती है। क्लिनिक से वापस लौटते हुए प्रिया निशा के बारे में सोचने लगती है। निशा राजन के ऑफिस में ही काम करती है। कई बार पार्टी वगैरह में मुलाकात हुई है। सुलझी हुई लड़की है लेकिन अभी उसकी शादी नहीं हुई है और वो प्रेग्नेंट है। तो प्रिया को थोड़ा आश्चर्य हो रहा था। वैसे प्रिया इतनी नैरो माइंडेड नहीं है लेकिन समाज की ऊंच नीच अच्छे से समझती है, इसीलिए थोड़ी उलझन में थी। घर पहुंचते ही पता चलता है कि धोनी की ट्यूटर की जॉब लग जाने से वो दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो रही है। तो प्रिया की जिम्मेदारी में एक और काम जुड़ गया कि जब तक धोनी के लिए अच्छा ट्यूटर ना मिल जाए उसे ही अपनी बेटी को पढ़ाना होगा। वैसे बच्चों को पढ़ाना प्रिया के लिए कोई नई बात नहीं है। शादी से पहले प्रिया एक स्कूल में टीचिंग का ही काम करती थी। राजन अपने चचेरे भाई के बेटे की पीटीएम में गया था तो वहीं उसकी मुलाकात प्रिया से हुई थी। फिर दोनों में प्रेम हुआ और फिर शादी। राजन अपने माता पिता की इकलौती संतान था और अच्छी नौकरी होने के कारण प्रिया को खुद को पूरी तरह से परिवार को समर्पित करना पड़ा। सच कहें तो प्रिया अपने जीवन से खुश है। टीचिंग छोड़ने का उसे कोई अफसोस नहीं है। उसका ये शौक़ वो अपने बच्चों को पढ़ाकर पूरा कर लेती है। आज आज राजन 8 बजे ही ऑफिस से घर वापस आ गया था। अमूमन ऐसा होता नहीं है लेकिन बच्चे, उसके माता पिता और प्रिया बहुत खुश हैं राजन के घर जल्दी आने से। ऐसा कभी कभार ही होता है कि राजन अपने परिवार के साथ डिनर करता है। जब सब लोग साथ में डिनर कर रहे थे तो राजन आज अपने मन में ही खोया हुआ था। उसकी माँ बार बार सब्जी लेने को कह रही थी तो अचानक से जैसे उसका ध्यान टूटा। वो वैसे कहता है, हाँ माँ, आप कुछ कह रही थी। हाँ बेटा, मटर पनीर तेरी पसंदीदा सब्जी है। कुछ तुम्हें और लेने के लिए पूछ रही थी। नहीं माँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कहकर डिनर ख़त्म कर जब वो अपने कमरे में जाने लगा तो प्रिया ने पूछा कि क्या हुआ है। तो राजन ने कहा कि कुछ नहीं, थोड़ा सर दर्द है, रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाएगा। प्रिया कहती है कि तुम चलो, मैं 5 मिनट में आती हूँ, सर की मालिश कर दूँगी तो अच्छी नींद आ जाएगी। ठीक है कहकर राजन कमरे में चला जाता है। प्रिया जल्दी से राजन के पीछे पीछे कमरे में जाती है और ड्रॉर से बाम निकाल कर सर की मालिश करने लगती है। थोड़ी देर मालिश होने के बाद जब राजन को अच्छा महसूस होता है तो प्रिया से कहता है, ओ मेरी प्यारी प्रिया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हारा हाथ लगाते ही सर दर्द गायब हो गया। और हाँ, आज क्लिनिक गई थी तो क्या हुआ? होगा क्या, सब ठीक है। और अपनी दिनचर्या की सब बातें एक दूसरे से साझा कर दोनों नींद की आगोश में चले जाते हैं। रात को रात भर बारिश हुई थी, इसीलिए सुबह हल्की हल्की धुली और साफ़ सुथरी लग रही थी। प्रिया को बारिश बहुत पसंद है। जब उसकी नई नई शादी हुई थी तब वो और राजन खूब साथ में भीगा करते थे। बारिश में यही सोच रही थी प्रिया। अब जिम्मेदारियां बढ़ने से कभी कभार ऐसा लगता है कि दोनों सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए ही एक दूसरे से प्यार दर्शाते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि दोनों पति पत्नी हैं। प्रिया को घूमने का भी बहुत शौक़ था। दोनों एक साथ काफ़ी घूमे भी हैं। ऐसा नहीं है कि अब घूमने नहीं जा सकते हैं,
लेकिन प्रिया का ही मन नहीं करता है। इसीलिए राजन से कई बार इसी टॉपिक पर काफ़ी मनमुटाव भी हो चुका है। आज रविवार है, इसीलिए प्रिया ने थोड़ा सोचने का भी समय निकाल लिया है, वरना सप्ताह के 6 दिन उसके पास इतनी भी मोहलत कहाँ होती है कि वो कुछ सोच भी सके। आईने में खुद को निहार रही है। क्या से क्या हो गई हूँ मैं। राजन कितनी बार कहते हैं ब्यूटी पार्लर सैलून जाओ, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दो प्रिया, लेकिन मैं कैसे कहूँ कि मुझे फुर्सत कहाँ खुद को संवारने की। और आप भी कहाँ पहले की तरह मेरी पल पल तारीफ़ करते हैं। रात को देर से लौटते हो और सुबह जल्दी में ऑफिस चले जाते हो बिना मेरी तरफ देखे। फिर मैं खुद को क्यों संवारूँ। बाहर अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। प्रिया का मन कर रहा था कि वो खिड़की खोलकर आसमान से गिरती ठंडी ठंडी बूंदों को महसूस करे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि एसी चल रही थी और ऐसा करने से शायद राजन की नींद भी डिस्टर्ब हो जाए। बड़ी मुश्किल से तो वो चैन की नींद सिर्फ संडे को ही ले पाते हैं। अपने मन में इन ख्यालों को अपनी डायरी के साथ साझा कर रही है प्रिया। पहले वो नियमित रूप से हर रात अपनी डायरी लिखा करती थी, बचपन से ही, लेकिन अब कहाँ समय मिल पाता है डायरी लिखने के लिए। लेकिन मेरे जीवन में कितनी भी व्यस्तता क्यों ना आ जाए, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूँगी राजन। आई लव यू। यही अंतिम वाक्य लिखकर प्रिया डायरी लिखना बंद करती है और उसे ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर में रखती है। आज नाश्ते में प्रिया ने छोले भटूरे बनाए हैं। सास ससुर और बच्चों ने तो बहुत तारीफ की और खुश होकर नाश्ता किया, लेकिन राजन अधमने तरीके से नाश्ता कर रहा था। प्रिया ने पूछा, राजन नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो, कुछ और बना दूँ क्या? ओ प्रिया, मुझे अभी ऑफिस जाना है, अभी ही मैसेज आया है, इसीलिए गुस्सा आ रहा है। आधा नाश्ता कर राजन रेडी होने चला जाता है। प्रिया नाश्ता कर ही रही थी कि तभी उसका मोबाइल बजा, जिस पर धुनी की ट्यूटर का नंबर फ्लैश हुआ। प्रिया कॉल उठाती है। हेलो हेलो प्रिया जी। जी मैम कहिए। नमस्ते प्रिया जी। नमस्ते मैम। जब मैं कल आपके घर आई थी तो धोनी के स्टडी टेबल पर मैं अपना एक वाइट कलर की एनवेलप भूल गई हूँ। प्लीज़ आप उसे मेरे पास भिजवा देंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मैं लेने आ जाती, लेकिन समय नहीं है बिल्कुल भी। जी मैम, मुझे एनवेलप मिल गया है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं भिजवा दूँगी। जी थैंक यू, ठीक है, बाय। ओके बाय। राजन तो उसी तरफ जा रहे हैं, क्यों ना वही मैम को एनवेलप पहुंचा दें। इतना सोचकर जैसे ही प्रिया अपने कमरे में आई, राजन हड़बड़ाते हुए बाय प्रिया बोलते हुए बाहर चला गया। प्रिया कुछ भी बोल पाए उससे पहले राजन को जाते हुए देखती रह गई। अब ये एनवेलप कैसे पहुंचाया जाए, यही सोच रही थी तो उसने सोचा कि चलो खुद ही पहुंचा देती हूँ। अपनी सास को सब कुछ बताकर आधे घंटे में लौट आने की बात कहकर गाड़ी लेकर मैम के घर की ओर जाती है। वहाँ पहुँचने पर तेज़ बारिश हो रही थी, इसीलिए मैम को कॉल करके कहती है कि मैं आपकी बिल्डिंग के नीचे हूँ, आकर आप अपनी अमानत ले जाइए। लगभग 5 मिनट की बात हाथ में छाता ली मैम नीचे आती हैं। सॉरी प्रिया जी, आपको बहुत तकलीफ़ दी। तकलीफ़ क्या, लीजिए आप अपनी अमानत, हंसते हुए प्रिया कहती है और दोनों हंसने लगते हैं। ठीक है मैम, बाय, बहुत काम है, घर में चलती हूँ। जी ठीक है, बाय। जब प्रिया अपनी गाड़ी जाने के लिए स्टार्ट कर रही थी कि तभी उसने राजन को किसी लड़की के साथ गाड़ी में जाते हुए देखा। लड़की ने अपना चेहरा स्कार्फ से ढका हुआ था। राजन यहाँ, वो तो ऑफिस गए थे। ये लड़की कौन है जो उसके बगल में बैठी थी? प्रिया को थोड़ा अजीब लगा, इसीलिए वो राजन की गाड़ी के पीछे चली जाती है। ड्राइव करते समय सोचने लगती है कि क्या मैं सही कर रही हूँ या वापस लौट जाऊँ। इतना सोच ही रही थी कि राजन की गाड़ी एक कैफ़े के आगे रुकी और दोनों उसके अंदर चले गए। प्रिया भी थोड़ी देर के बाद अंदर गई। संयोग से दोनों एंट्रेंस की तरफ पीठ करके बैठे हुए थे, इसीलिए प्रिया उनके पीछे वाली टेबल पर जाकर बैठ गई उनकी बातें सुनने के लिए। राजन कह रहा था, प्लीज़ ये बच्चा अबॉर्ट कर दो, मैं कोई बखेड़ा नहीं चाहता, मेरी ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। लड़की ने कहा, हाँ तो वो तुम्हारे बच्चे हैं, मेरे नहीं। मैं अपने बच्चे को अबॉर्ट नहीं करूँगी।
इतना सुनते ही प्रिया उठकर खड़ी होती है। माथे पर पसीना आ जाता है और राजन की टेबल के पास जाती है। प्रिया को देखकर निशा और राजन एकदम अचकचा जाते हैं और प्रिया कुछ बोल पाती। उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ घूम रहा है और अगले ही पल वो राजन की बाहों में बेहोश हो जाती है। प्रिया को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल की बेड पर होती है और सामने बैठी हुई अपनी सास पर उसकी नज़र जाती है। सास उस समय कोई मैगजीन पढ़ रही थी। पढ़ते हुए जब प्रिया पर नज़र पड़ती है तो खुशी से उठकर बेड के पास पहुंचती है और सर पे हाथ फेरते हुए पूछती हैं, तबीयत अच्छी लग रही है बेटा। प्रिया अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करके भी मुँह से हाँ जवाब नहीं दे पाई। बस हल्का सा सर हिलाकर हाँ में इशारा किया। रुको बहू, मैं भी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। और वो डॉक्टर को बुलाने चली जाती हैं। उनके जाने के बाद प्रिया अच्छे से अपनी आंखें खोलकर कमरे में देखती है, लेकिन कमरे में उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी, इसीलिए फिर से आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी ही देर में उसकी सास डॉक्टर और नर्स के साथ कमरे के अंदर आती हैं। डॉक्टर प्रिया को चेक करती हैं। पूरी तरह से चेकअप करने के बाद प्रिया से पूछती हैं, कैसा लग रहा है प्रिया जी। प्रिया बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। इतनी दौड़ भाग क्यों करती हैं कि सेहत का ऐसा हाल हो जाए। प्रिया एक टक डॉक्टर को देख रही थी। डॉक्टर भी माहौल को हल्का करते हुए कहती हैं, चलिए इसी बहाने आप यहाँ रिलैक्स कीजिए और कुछ दिनों तक हमारी मेहमान नवाजी का लुत्फ़ उठाइए। सब खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। प्रिया भी कोशिश कर मुस्कुरा देती है। प्रिया को रेस्ट करने की सलाह और नर्स को अच्छे से उसकी देखभाल करने की हिदायत देकर डॉक्टर वापस चली जाती हैं। प्रिया की सास भी शाम को जाने के कारण घर जाने के लिए अपना हैंडबैग उठाते हुए बोलती है, बहू ठीक से आराम करना, कुछ चाहिए हो तो नर्स को बताना। अब मैं घर चलती हूँ। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ही सर पर है। जल्दी ठीक हो जाओ बेटा। और वो भी घर चली जाती हैं। शरीर तो कमज़ोर है, लेकिन प्रिया का दिमाग अभी भी दुरुस्त है। होश में आने के बाद से ही उसकी नज़रें सिर्फ राजन को ही ढूंढ रही थी। रात को दवाओं के असर से उसे इतनी गहरी नींद आती है कि सुबह 8 बजे नर्स के उठाने पर ही आंखें खुलती हैं। सुबह से दोपहर हो चुकी है, लेकिन प्रिया से कोई भी घर से अभी तक मिलने नहीं आता। आज प्रिया को थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है तो टेबल पर रखे अपने फ़ोन को उठाती है और लेटकर उसे अनलॉक करते समय उसकी नज़र आज की डेट पर पड़ती है, 18 तारीख। इसका मतलब मैं पूरे एक दिन बेहोश थी और सोचने लगती है, पता नहीं मेरे बगैर घर पर सब कैसे मैनेज हो रहा होगा। बच्चे, मम्मी पापा और राजन कितने परेशान होंगे। यही सब सोच रही थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और उसके दोनों बच्चे कमरे के अंदर आते हैं और अपनी माँ को ज़ोर से गले लगाते हुए कहते हैं, वी मिस यू सो मच मम्मा, जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओ। तभी राजन भी कमरे में एंटर करता है और बच्चों को प्रिया को ज़ोर से पकड़े हुए देखकर उन्हें समझाते हुए कहता है, मम्मा अभी बहुत वीक हैं, जब ठीक हो जाएं तब प्यार करते रहना। बच्चे भी अपने पापा की बात मानकर प्रिया से अलग होते हैं और चेयर पर आकर बैठते हैं और पिछले दिनों उसके साथ क्या क्या हुआ ये सब बताने लगते हैं। प्रिया बच्चों की बातें सुनते हुए राजन को देखती है तो राजन नजरें नीचे किए हुए बैठा होता है और आधे घंटे के बाद डॉक्टर से मिलकर सब कुछ समझकर बच्चों को लेकर घर वापस चला जाता है। उन लोगों के वापस जाने के बाद वो सोचती हैं, बच्चों की तरह गले लगाने की उम्मीद तो राजन से भी थी, लेकिन सोची हुई बात हमेशा पूरी हो जाए ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। एक हफ्ते बाद प्रिया डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस आ जाती है। उसकी सास उसे कमरे तक सहारा देती हुई ले जाती हैं और राजन भी अपनी नज़रें नीचे की हुई प्रिया का सारा सामान लिए हुई पीछे पीछे आता है। हॉस्पिटल से वापस आने पर घर पर सभी लोगों का बर्ताव पहले जैसा ही था, लेकिन राजन जब भी प्रिया के साथ अकेले होता तो अपनी नज़रें नीचे किए ही रहता था। कुछ दिनों बीतने के बाद अब प्रिया की सेहत में भी काफ़ी सुधार हो चुका था।
जितनी परवाह वो अपने परिवार की करती थी, सभी से उतना ही प्यार उसे इस वक्त मिला, जिसकी वजह से ही शायद इतनी बड़ी आघात सहने के बाद भी प्रिया का आत्मबल टूटा नहीं, बल्कि अब और बढ़ गया है। अपने मन में आगे क्या करना है और आने वाले जीवन को कौन सी दिशा देनी है, उसने सब कुछ सोच रखा है। इंतजार है तो बस जल्दी से ठीक होने का, अच्छे से आराम, सही टाइम पर दवाई लेने से। प्रिया शारीरिक रूप से तो स्वस्थ हो रही थी, लेकिन बैठे बैठे उल जुलूल सोचते रहने से मानसिक रोगी बनती जा रही थी। इसीलिए अब कमरे से बाहर आकर बच्चों और सास ससुर के साथ समय भी बिताने लगी है। उस दिन की घटना के बाद राजन भी ऑफिस सही टाइम पर जाता है और वापस भी बिल्कुल सही टाइम पर ही आता है। नाश्ता और रात का खाना भी अपने परिवार के साथ ही खाता है। राजन में भी बदलाव साफ साफ नज़र आ रहा है, इसीलिए परिवार वाले भी खुश हैं। जो कुछ भी राजन ने प्रिया के साथ किया है, अभी तक ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई है। राजन से भी कोई बात नहीं की। बार बार यही सोचती है कि काश उसने जो कुछ भी देखा और सुना वो गलत हो, लेकिन जिस बात की वजह से 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी अगर वो ठीक नहीं हो पाई है, तो वो बात गलत कैसे हो सकती है। उसे माइल्ड हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से बिल्कुल मना किया है। वजन कम होने की हिदायत भी दी है। 1 महीने बीत चुका है। प्रिया अब रोज़ सुबह अपनी सास के साथ वॉक पर जाती है। टहल कर आने के बाद हेल्दी डाइट से अपने दिन की शुरुआत करती हैं। और सबसे बड़ी बात, कुछ भी स्ट्रेस चाहे बच्चों की पढ़ाई ही क्यों ना हो, अब वो नहीं लेती है। रविवार के दिन राजन के पिताजी के छोटे भाई के पोते का मुंडन था, तो उसके माता पिता के साथ धोनी भी वहीं गई हुई थी। रात को ही वो सब वापस आने वाले हैं। आरव के स्कूल में एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही थी, तो वो भी अपने स्कूल गया हुआ था और शाम को ही लौटने वाला था। राजन अपने ऑफिस का पेंडिंग काम बालकनी में चेयर पर बैठकर कर रहा था। तभी प्रिया उसे राजन कहकर आवाज़ देती है। लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बाद प्रिया ने राजन का नाम लेकर पुकारा है। काम करते हुए वो हड़बड़ाते हुए पूछता है, हाँ प्रिया बोलो, कोई काम है क्या? हाँ, तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। हाँ बोलो। देखो, मैं पुरानी बातें ना करना चाहती हूँ और ना ही कुछ सुनना चाहती हूँ। हाँ, मैं पिछला सब कुछ भुलाकर तुम्हारे और हमारे बच्चों के साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। जो मैं करना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं बिल्कुल तुम्हारा साथ दूंगा प्रिया। पहले सुन तो लो जो मैं कहना चाहती हूँ। प्लीज़ प्रिया, पहले मेरी बात सुन लो। ठीक है बोलो। प्रिया, माना मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, पर प्लीज़ एक बार अपने मुंह से बोल दो कि तुमने अपने राजन को माफ़ कर दिया। बोलते हुए प्रिया को गले लगा लेता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रिया को गले लगाए हुए ही कहता है, प्रिया, तुमसे बढ़कर मेरे लिए कोई भी नहीं है। मैं तुम्हारे बगैर जीने की सोच भी नहीं सकता हूँ। प्रिया राजन को खुद से दूर करते हुए कहती है, मुझे घुटन हो रही है, प्लीज़ राजन, इतनी ज़ोर से गले न लगाओ। एक बात पूछूं? हाँ पूछो प्रिया। अगर मैंने ऐसा किया होता तो क्या तुम मुझे माफ़ कर देती? राजन कुछ भी बोल नहीं पाता है। प्रिया वहाँ से उठकर जाने लगती है तो राजन उसका हाथ पकड़ते हुए चेयर पर बिठाता है। प्रिया, माना मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इसकी जिम्मेदार तुम भी हो। राजन चिढ़ते हुए बोलता है, मैं जिम्मेदार हूँ? तो ये भी बता दो कैसे? प्रिया भी आश्चर्य से पूछती है। छोड़ो, रहने दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इतनी ही मेरी फिक्र है तो मेरी गलती बता दो। तबीयत ना सही, गलती तो सुधार लूँ। प्रिया, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा, चलो आराम करो। राजन उसकी बात काटते हुए बोलता है, मेरी इतनी परवाह है जानकर बहुत खुशी हुई, लेकिन शायद अब तुम्हें पता नहीं है कि मैं अब सब कुछ सहन कर सकती हूँ, तो अपनी बात पूरी करो। शायद इससे मुझे कुछ आराम मिले। बोलो राजन, मुझे बुरा नहीं लगेगा। प्रिया के जोर देने पर राजन भी संभल कर बोलना शुरू करता है। जब हमारी शादी हुई थी तो तुम कैसे मेरे साथ समय बिताती थी, मेरे लिए हर समय तैयार होकर रहती थी। अपना तुम कितना ध्यान रखती थी। हम लोग
लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे, मेरे ऑफिस की पार्टी एंजॉय करते थे। तुम्हारा पूरा समय सिर्फ और सिर्फ मेरा था। लेकिन अब, हाँ आगे बोलो, मैं सुन रही हूँ। कुछ नहीं हो रहा है मुझे, बोलो। जब से बच्चे हमारी ज़िंदगी में आए हैं सब कुछ बदल गया है प्रिया। तुम मेरी तरफ कहाँ ध्यान देती हो? मेरी तरफ क्या, खुद की तरफ भी ध्यान नहीं देती हो। मेरे लिए सजना तो दूर की बात है, तुम बालों में कंघी तक नहीं करती हो। मेरे कई बार इंसिस्ट करने पर तुम ब्यूटी पार्लर भी नहीं जाती हो। तुमने मुझे बहुत इग्नोर किया है प्रिया, इसीलिए मैं इतना टूट गया और निशा में तुम्हें ढूंढने लगा। जोश में कहते हैं कि लोग होश खो बैठते हैं, वही भूल राजन से भी हो गई। अपनी गलती का जिम्मेदार भी उसने प्रिया को ही बना दिया। प्रिया ने चुपचाप राजन की बातें सुनी और बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत इग्नोर किया, अब ऐसा नहीं होगा। ये बोलकर प्रिया वहाँ से उठकर गार्डन में चली जाती है। राजन को लगा था कि उसके ये सब बोलने से प्रिया बहुत नाराज़ होगी और पता नहीं क्या बोलेगी, लेकिन प्रिया से ऐसी प्रतिक्रिया पाकर उसे अवाक सा जाते हुए देखता है। नीचे घास पर बैठकर प्रिया राजन की कही हुई बातों को सोचने लगती है। मैंने तुम्हें इग्नोर किया राजन, तो इसीलिए तुम निशा के साथ आगे वो भी सोच भी नहीं पाती हैं। बच्चों के होने के बाद तुम्हारा क्या बदला? बदलाव तो सिर्फ मुझ में आए, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। सारे बदलाव तो मैंने सहे। कभी कभी तो खाना खाने का भी समय नहीं होता है, वो तुम्हें नहीं दिखता, लेकिन बालों में कंघी नहीं की ये दिखाई देता है। मैंने तुम्हारा परिवार अच्छे से संभाला, ये नहीं दिखता। खुद को नहीं सजाया, ये दिख जाता है। मैंने तुम्हें कब इग्नोर किया मुझे याद नहीं, लेकिन करवा चौथ के दिन भी तुम कई सालों से रात को देर से आते हो, और और फिर भी मैं तुम्हारे हाथों से ही निवाला खाकर अपना व्रत तोड़ती हूँ। और तुम्हारा थका हूँ बोलकर सो जाना आज याद आ गया राजन। ठीक है, आज गलती मेरी है, तो मैं ही इसे ठीक भी करूँगी। सोचती हुई प्रिया अपने किए हुए फैसले पर एक बार फिर से खुश हो जाती है। प्रिया एक आत्मविश्वास के साथ उठकर खड़ी होती है और खुद को समझाते हुए अंदाजे में कहती है, माँ कहती थी ना प्रिया, जब तक हम नहीं चाहते हमसे हमारा कोई कुछ भी नहीं छीन सकता, फिर चाहे वो हमारा विश्वास ही क्यों ना हो। ज़िंदगी में मेरा विश्वास मुझसे कोई नहीं छीन सकता। उसने अपने भविष्य के बारे में कुछ निर्णय लिया है, इसीलिए वो अब बेकार की बातों को सोचना नहीं चाहती है, अपने लिए जीना चाहती है। अगली सुबह प्रिया ने अपने ससुर और सास माँ को ये बताया कि वो एक कोचिंग क्लास खोलना चाहती हैं, जिसमें क्लास 2 से क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ाएगी, और इसके लिए मुझे आप दोनों की हेल्प चाहिए। सास ससुर आश्चर्य होकर पूछते हैं कि अचानक से तुमने ये योजना क्यों बना ली? अभी तबीयत भी ठीक नहीं हुई है और फिर घर परिवार भी है। अगर कोचिंग क्लासेस में समय दोगी तो घर के लिए समय कैसे निकाल पाओगी? और राजन तो अच्छा खासा अर्न करता ही रहा है, तो क्या ज़रूरत है ऐसे झमेलों में पड़ने की? प्रिया की सास ससुर ने नकारात्मक प्रतिक्रिया ही दी उसे। उसने सोचा था कि शायद मम्मी पापा जी मेरी बात को समझेंगे, लेकिन उसकी बात को सुनकर वो दुखी नहीं हुई, बल्कि अपने सपनों को साकार करने का इरादा उसने और भी पक्का कर लिया और उन दोनों को और ज़्यादा अपनी बात समझाकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए बातचीत वहीं समाप्त कर दी। कुछ दिन बीतने के बाद प्रिया अपने मायके गई, जो उसके ससुराल से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अपने माता पिता की मृत्यु के 2 साल के बाद प्रिया आज पहली बार आ पाई है, क्योंकि घर के काम काज से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती थी और मम्मी पापा के जाने के बाद उसका घर में मन भी नहीं लगता था, इसीलिए प्रिया यहाँ नहीं आती थी। प्रिया एक बड़े भाई भी हैं जो उससे पूरे 12 साल बड़े हैं, क्योंकि प्रिया का जन्म उसके माता पिता की अधिक आयु में हुआ था, इसीलिए अपने पेरेंट्स की बहुत लाडली थी और बड़े भाई की भी जान रही है। मुँह से कोई बात निकलने से पहले ही भैया उसकी सारी फरमाइशें पूरी कर देते थे। उसे याद कर उसके होठों पर मुस्कान तैर जाती है कि तभी घर का दरवाज़ा खुलता है। उसकी भाभी दूसरी तरफ होती हैं। प्रिया उनके पैर छूने के बाद गले से लिपट जाती है। खुश रहो लाडो, अपने भाई भाभी की याद नहीं आती?
भाभी ने आंखों में आए आंसुओं को छुपाते हुए पूछा। आती है ना भाभी, बहुत याद आती है, इसीलिए चली आई आपसे मिलने, प्रिया ने खुश होते हुए कहा। और घर के अंदर आते ही जोर जोर से दादा दादा आवाज़ देने लग जाती है। लाडो, तेरे भैया बाजार गए हैं तुम्हारी पसंदीदा मिठाई लाने के लिए। प्रिया खुश हो जाती है और अपने भाभी के साथ बातचीत करते हुए किचन में चली जाती है। प्रिया के भाई एक उच्च सरकारी कर्मचारी हैं और दूसरे शहर में रहते हैं। छुट्टियों में ही यहाँ आ पाते हैं और खुद ही प्रिया के ससुराल जाकर उससे मिलाते हैं। बेटी और बेटा दोनों ही सेटल हो चुके हैं और वो दोनों भी अलग अलग शहरों में रहते हैं। लगभग 15 मिनट के बाद प्रिया के भाई प्रमोद जी उसका मनपसंद खाने की चीज़ों को लेकर घर पहुंचते हैं। प्रिया दौड़ते हुए बच्चों की तरह भाई के गले लग जाती है। भैया, आपने इतनी तकलीफ़ क्यों उठाई? मैं क्या कोई मेहमान हूँ? थोड़ा सा नाराज़गी जताते हुए बोलती है। मेहमान ही तो हो लाडो, माँ पिताजी के गुजरने के बाद पूरे 2 साल बाद आई है तू यहाँ। भैया ने भी प्यार भरा उलाहना देते हुए कहा। कहो तो यहीं रह जाऊँ भैया आपके पास हमेशा के लिए, प्रिया ने मजाक में कहा। चल, भाई का दिल रखने के लिए इतना भी झूठ मत बोल, भाभी ने किचन से कहा। लेकिन प्रिया के हाव भाव देखकर और बातें सुनकर बड़े भाई की अनुभवी आंखों को ये समझते देर नहीं लगी कि लाडो जरूर किसी परेशानी में है और बचपन से अपने मन की बातें मन में ही दबा कर रखने की आदत है, इसीलिए कुछ बताएगी नहीं। मुझे ही संभाल कर पूछना पड़ेगा। और सब हाल में सोफे पर आकर बैठते हैं। लो लाडो, मिश्रा जी की कचौड़ी तुम्हारी पसंदीदा, भाभी ने कचौड़ी के प्लेट प्रिया को थमाते हुए कहा। नहीं भाभी, मैं ये नहीं खा सकती। कचौरी की प्लेट नीचे रखते हुए प्रिया बोली। क्यों नहीं खा सकती? तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए ही लाए हैं, कम से कम एक तो खाओ। भाभी का दिल रख लो लाडो, भैया बोली। नहीं भैया, मैं नहीं खा सकती, डॉक्टर ने मना किया है। तला हुआ और ज़्यादा तेल मसाले वाला खाने से परहेज करना है मुझे। अच्छा ठीक है, तो तू फल खा ली, भाभी ने बोला। हाँ, ये खा लूँगी मैं, प्रिया हंसते हुए बोलती है। प्रिया आई तो है अपने भैया भाभी से अपने मन की बात शेयर करने, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करी। उधर भैया भी समझ गए हैं कि प्रिया कुछ परेशानी में है, तो वो भी यही सोच रहे हैं कि कैसे पूछने की शुरुआत करें। प्रिया नाश्ता करने के बाद छत के ऊपर चली जाती है। टहलते हुए आसपास लगे हुए पेड़ों को देखती है, जिन्हें वो बचपन से जानती है। आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन शायद वो बदल गई है। थोड़ी देर के बाद प्रिया को नीचे बुलाने के लिए उसके भैया आते हैं। लाडो क्या कर रही हो अकेले? लगता है अपने दादा से बात करने का मन नहीं है, इसीलिए अपने मन की बात इन बेजुबानों को बता रही हो। नहीं दादा, ऐसी कोई बात नहीं है, नीचे थोड़ी घुटन सी हो रही थी, इसीलिए ऊपर चली आई। अब वापस ही जा रही थी। आपने क्यों तकलीफ़ की? चलिए दादा, अब ऊपर आ ही गया हूँ तो थोड़ी देर बैठ ही जाता हूँ तुम्हारे साथ। लाडो, आओ बैठो। प्रिया का हाथ पकड़कर उसके दादा उसे छत पर रखी चेयर पर बैठने का इशारा करते हैं। अब बताओ लाडो, घर पर सब कैसे हैं? सब एकदम ठीक है दादा। आरो और धोनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ दादा, धोनी तो अब 5th स्टैंडर्ड में है, तो उस हिसाब से उसकी पढ़ाई ठीक चल रही है। आरो मेरा बहुत ही समझदार बच्चा है, मेडिकल करनी है, इसीलिए दिन रात नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगा रहता है। खाना खाने के लिए भी उसे मुझे ही याद दिलाना पड़ता है। हंसते हुए प्रिया जवाब देती है। वाह, तुम्हारे दोनों बच्चे तो बहुत होशियार हैं, और होंगे भी, क्यों नहीं। अपने मामा पर जो गए हैं, दादा ने मजाकिया लहजे में कहा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो दादा, हंसते हुए बोलती है। माँ पिताजी की तबीयत कैसी है? हाँ दादा, दोनों ठीक हैं। मम्मी जी ने मेरे साथ रोज़ सुबह वॉक पर जाती हैं और मुझसे भी तेज़ चलती हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, दादा खुश होते हुए बोलते हैं। राजन से तो आज सुबह ही बात हुई है मेरी, तो उनके बारे में सब उन्हीं से जान ली और अपनी भी बता दी। राजन का नाम सुनकर प्रिया बस बोल कर जवाब देती है और गंभीर हो जाती है। अच्छा अब ये बताओ, मेरी छोटी बहन कैसी है?
क्या अभी भी नाक बहती है उसकी? ये बोलकर प्रिया के दादा मुस्कुराने लगते हैं। दादा, चिढ़ते हुए प्रिया बोलती है और दोनों आंखों से आंसू छलक जाते हैं। ये देखकर दादा समझ जाते हैं कि बहन को कोई दुख तो है जो उससे बांट नहीं पा रही है, इसीलिए बात को ज़्यादा कुरेदना उन्हें ठीक नहीं लगता। हंसते हुए माहौल को हल्का बनाने के उद्देश्य से कहते हैं, इतनी बड़ी हो गई हो, 2 बच्चों की माँ और दादा के इतने छोटे से मजाक के लिए इतने महंगे आंसू बर्बाद कर दिए और अपने हाथों से प्रिया के आंसू पोंछ देते हैं। अब चलो नीचे, मेरी रोदरू बहन। हाथ पकड़कर नीचे चले जाते हैं। प्रिया किचन में चली जाती है जहाँ उसकी भाभी खाना बना रही थी कि तभी दादा आवाज़ लगाते हैं, मेरा चश्मा कहाँ है? मिल नहीं रहा कविता, ज़रा ढूंढ दो। तुम्हारे दादा अपनी एक भी चीज़ याद नहीं रखते हैं। कहाँ रखी है? लाडो, जरा कढ़ी पर ध्यान देना, उबाल आने वाली है। बोलकर भाभी अपने कमरे में चली जाती हैं। आपने तो चश्मा पहना हुआ है, फिर क्यों मुझे बुला रहे हैं? जरा धीरे बोलो, तुमसे कुछ बात करनी है, फुसफुसाते हुए बोलते हैं। भाभी अपनी आवाज़ धीमी करते हुए बोलती हैं, हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? मुझे लगता है लाडो किसी परेशानी में है और हमसे बात करना चाहती है, लेकिन संकोच से कह नहीं पा रही है। तो ज़रा तुम उससे प्यार से पूछो कि क्या परेशानी है उसे। जी आप सही कह रहे हैं, परेशान तो है लाडो। कहाँ जब पहले आती थी तो पूरे समय सिर्फ राजन जी की ही बातें करती रहती थी और अपने घर वापस लौटने के लिए बेचैनी दिखाती थी। आज ऐसा लग रहा है जैसे ये हमारी लाडो है ही नहीं, इतनी शांत है जैसे कुछ बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अच्छा जाओ अब लाडो के पास। जी जाती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूँगी। भाभी किचन में वापस आती हैं और देखती हैं कढ़ी में उबाल आने ही वाला है और प्रिया खोई सी खड़ी है। लाडो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? बोलकर गैस की आंच धीमी करती है। प्रिया हड़बड़ा जाती है और उसे देखकर भाभी सोचने लगती हैं, कैसे जानूं तुम्हारी तकलीफ़ लाडो, और उदास होकर कढ़ी को देखने लगती हैं। दोपहर में प्रिया अपनी भाभी के साथ कमरे में बैठी हुई थी। भाभी ने पूछा, बहुत देर से देख रही हूँ लाडो, जैसे तुम हमसे कुछ कहना चाहती हो। बोल दो जो भी बोलना है, मन में कोई बात नहीं रखनी चाहिए, अपनों से साझा कर लेनी चाहिए। प्रिया भी थोड़ा सोचकर कहती है, भाभी, राजन ने मेरे साथ इतना बोलकर अपनी भाभी के गले लगकर रोने लगती है। हाँ लाडो, बताओ, मैं सुन रही हूँ। फिर प्रिया अपने मन की सारी बात रोते हुए बताने लगती है। भाभी की आंखों से भी लगातार आंसू बहे ही जा रहे हैं। बाहर दरवाजे के पीछे खड़े भैया भी रो रहे हैं और सारी बातें सुन रहे हैं। अपने मन की बात अपनी भाभी को बताकर प्रिया भी उनकी गोद में सर रख कर सुबक रही है। भाभी उसके आंसू पोंछते हुए कहती हैं, लाडो, तुम किस मिट्टी की बनी हो? इतने दिनों से ये बात अपने मन में छुपा कर खुद बीमार हो गई, लेकिन हमें कुछ नहीं बताया। कैसे सहा तुमने अकेले इतना बड़ा दर्द? भैया भी कमरे के अंदर आ जाते हैं और अपनी पत्नी के बगल में बैठ जाते हैं। अपनी बहन के बालों को सहलाते हुए बोलती हैं, चुप हो जा लाडो, ना रो, और उनके आंसू पोंछते हैं। प्रिया भी उठकर बैठ जाती है। दादा, मैं नहीं रो रही, लेकिन ये आंसू ही नहीं रुक रहे हैं। क्या मेरी बहन इतनी कमज़ोर है जो इन आंसुओं से हार जाए? और उसके आंसुओं को हाथ से पोंछते हैं। काफ़ी देर तक सब चुप थे। चुप्पी तोड़ते हुए भैया बोलते हैं, तो लाडो, आगे के लिए तुमने क्या सोचा है? दादा, मैंने जो सोचा है उसमें आपका साथ चाहिए। हाँ बोलो तो सही, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दूंगा। दादा, मैं आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहती हूँ। अपने कोचिंग क्लास की योजना अपने दादा को बताने लगती है। आइडिया तो बहुत बढ़िया है। राजन और घर के सभी लोगों से बात कर ली है तुमने? मम्मी पापा जी से तो कर ली, राजन से कहना ही नहीं चाहती। मम्मी पापा जी ने साफ साफ मना कर दिया है, लेकिन इस बार मैं उनकी सुनना नहीं चाहती। दादा, दोनों मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, चलेगा, लेकिन राजन की सच्चाई बताकर मैं उन्हें टूटते हुए नहीं देख पाऊंगी। राजन से डिवोर्स नहीं लूँगी, क्योंकि बच्चों पर बुरा असर होगा हमारे अलग होने से, लेकिन साथ भी मैं नहीं रह पाऊंगी मैं राजन के, इसीलिए खुद को बिजी करना चाहती हूँ। अपने पैरों पर फिर से खड़ा होना चाहती हूँ।
क्या आप दोनों मेरा साथ देंगे? हम बिल्कुल तुम्हारा साथ देंगे लाडो, एक साथ बोल उठते हैं। कोचिंग क्लास के लिए जगह ढूंढी है तुमने? नहीं दादा, उसी के लिए ही तो आपसे मिलने आई हूँ। अपने दोस्त मोहन भैया से मेरी बात करवा दीजिए ना, रेंट पर कोई प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। प्रिया, रेंट का चक्कर छोड़ो, मेरी बात सुनो। हमारे घर पर ही तुम कोचिंग क्लास की शुरुआत करो। वैसे भी हम लोग साल में एक बार भी आ पाते हैं, वो भी घर को देखने के उद्देश्य से ही। रिटायरमेंट के बाद तो हम दोनों अपने बेटे के साथ ही पुणे में रहने वाले हैं। तुम यहाँ रहोगी तो हमें कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। बोलो क्या कहती हो लाडो, मना मत करना। अपने दादा के प्रस्ताव को मानने के अलावा उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए राजी हो जाती है। ठीक है लाडो, एक दो दिन में मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। कारपेंटर और इलेक्ट्रीशियन से तुम भी मिल लेना और जैसा तुम चाहो काम करवा लेना। ठीक है दादा, बोलती हुई प्रिया भाभी के गले लगकर अपनी कार में बैठकर अपने घर रवाना हो जाती है। घर पहुंचने पर सास पूछती है, आज बड़ी देर कर दी बहू, कहाँ रह गई थी? माँ जी, कुछ काम था इसीलिए देर हो गई, जवाब देकर अपना काम निपटाने लगती है। अब प्रिया रोज़ सुबह अपने काम निपटा कर अपने मायके चली जाती है, जहाँ कोचिंग क्लास की ज़रूरतों के हिसाब से सभी काम करवा रही थी। शाम हो चुकी हुई घर वापस लौटती हैं और बच्चों और सास ससुर की ज़रूरतों को पूरा कर रात को सो जाती हैं। रोज़ का उसका यही दिनचर्या हो गया है। एक दिन रविवार को जब राजन घर पर था और प्रिया घर से बाहर, तब उसकी सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हें कुछ पता है बहू आजकल कहाँ गायब रहती है? रोज़ तुम्हारे जाने के बाद चली जाती हैं और शाम को वापस लौटती है। देखो, आज भी तुम्हें और बच्चों को छोड़ कर चली गई है। नहीं माँ, मुझे तो कुछ नहीं पता। हाँ, तुम्हें कहाँ से पता होगा, दिन भर तो इस लैपटॉप में आंखें गड़ाए रहता है। कल ही मैंने बहू को बालाजी मंदिर के पास किसी आदमी के साथ देखा था, मेरा काम बताना था। अब तुझे जो करना है कर, बोलकर उसकी माँ दंदनाती हुई अपनी सहेली के घर को हो रहे कीर्तन में चली जाती है। माँ की बातें सुनकर राजन परेशान हो जाता है, अजीब अजीब बातें सोचने लगता है और फिर प्रिया को फ़ोन लगाता है। 2 बार पूरी रिंग बजने पर भी वो फ़ोन नहीं उठाती है। पहले कभी प्रिया ने ऐसा नहीं किया है। कॉल नहीं उठा पाती है तो तुरंत ही कॉल बैक करती है, लेकिन 1 घंटे से ऊपर हो जाने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। प्रिया अपना फ़ोन मायके में ही भूल गई है। प्रिंट वाले के यहाँ पंपलेट छपवाने गई है अपने दादा के साथ। घर वापस आकर भाभी से बोलती है, दादा ने हेल्प की तो सारे काम आसानी से निपट गए। अब बस अच्छे टीचर्स मिल जाएं तो सब बढ़िया हो जाएगा। हाँ, वो भी हो जाएगा। तुम्हारा नया नंबर मैंने टीचर्स के विज्ञापन पर दे दिया है, शायद कल से उनके कॉल आने लगी। तुम इंटरव्यू लेने उन्हें सिलेक्ट कर लेना। जी दादा, बहुत बहुत थैंक यू, आपने तो मेरे सारे काम ही कर दिए। अच्छा, अब घर चलती हूँ, बच्चों से मैंने प्रॉमिस किया है आज उन्हें पिज्ज़ा बनाकर खिलाऊंगी, तो चलती हूँ। ठीक है लाडो, अच्छे से जाना, भाभी बोलती है। प्रिया घर पहुँचती है। राजन पूछता है, इतना क्या बिजी हो गई थी जो मेरे 4 मिस्ड कॉल भी नहीं देख पाई, और इतनी देर तक कहाँ थी तुम प्रिया? कुछ ज़रूरी काम था राजन, बाद में बताऊंगी। प्रिया फ्रेश होकर बच्चों के लिए पिज्ज़ा बनाती है। कुछ मेल आए हुए थे, उन्हें चेक कर रिप्लाई करती है और आराम से सो जाती है। प्रिया के हाव भाव देखकर राजन को बड़ा आश्चर्य हो रहा था और सोचता है, ये तो कभी ऐसी नहीं थी, हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती थी, अब ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है? सोचते हुए राजन सो जाता है। सुबह अखबार में विज्ञापन पढ़ने के बाद प्रिया का फ़ोन बार बार बज रहा है, क्योंकि लोग कोचिंग क्लास में पार्ट टाइम जॉब का अवसर पाना चाहते हैं, इसीलिए प्रिया बार बार एकांत में जाकर जवाब दे रही है। राजन ये सब नोटिस कर रहा है, क्यों प्रिया को सुबह सुबह इतना कॉल आ रहा है, हमारे सामने बात क्यों नहीं कर रही है। कुछ पूछना चाहता है प्रिया से, लेकिन वो अपना बैग उठाकर बाहर चली जाती है। 2-3 दिनों की मेहनत के बाद 5 अच्छे टीचर्स प्रिया ने अपने कोचिंग क्लास के लिए सिलेक्ट कर लिए हैं, जिनमें 4 महिलाएं हैं जो 30 से 35 वर्ष की उम्र के बीच हैं, हाउसवाइफ हैं, जो कि क्लासेस सिर्फ
4 ही घंटे चलेगी, दोपहर 3 से 7, इसीलिए उतना समय अपनी गृहस्थी से निकाल लेना उनके लिए आसान है और साथ में इनकम भी हो जाए तो नुकसान क्या है। पांचवी टीचर एक 22 वर्षीय युवक है जो एक स्टूडेंट है। अपने जेब खर्च के लिए उन्होंने प्रिया की कोचिंग क्लास ज्वाइन की है। नाम है आदित्य। जनाब बड़े हंसमुख स्वभाव के हैं और सारे काम बड़ी खुशी खुशी करते हैं। कुछ भी बोलो बुरा नहीं मानते हैं, सबकी मदद करते हैं। प्रिया भी उनके साथ काफ़ी हिल मिल गई है। अपने बेटे के समान ही उसे मानती है। उसकी मेहनत रंग लाई और शुरुआत में 50 बच्चों ने एडमिशन लिया है। अगले रविवार को प्रिया ने अपनी कोचिंग की उद्घाटन का प्रोग्राम रखा है और एक छोटी सी पूजा भी रखी है। सारी व्यवस्था कर वो अपने घर पहुंचती हैं और रात के खाने के समय सबको अपनी कोचिंग की खुशखबरी सुनाती हैं। सास ससुर तो बिल्कुल खुश नहीं हैं। राजन भी बस खुश होने का दिखावा कर रहा है, लेकिन बच्चे बहुत खुश हैं। कोचिंग के उद्घाटन का दिन आ चुका है। प्रिया के घर वाले भी आए हुए हैं। सब कुछ अच्छे से निपट गया, लेकिन सास ससुर को आदित्य का व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सारे काम वही कर रहा था और उसकी बहू भी काफ़ी हंसकर उससे बातें कर रही थी, तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। प्रिया की कोचिंग क्लास अच्छी रफ्तार से चल पड़ी है। 4 महीने में ही 300 से ज़्यादा स्टूडेंट हो गए हैं। टीचिंग स्टाफ की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसकी कोचिंग का सबसे शानदार टीचर आदित्य ही है। उसकी मेहनत से ही इतने कम समय में कोचिंग का इतना नाम और सम्मान बढ़ा है। प्रिया का अब ज़्यादा समय अपने कोचिंग क्लास में ही बीतता है। सुबह नाश्ते और लंच की व्यवस्था कर वो यहाँ आ जाती है और रात 8 बज जाते हैं उसे घर वापस लौटते। जीवन में व्यस्तता और अधिक बढ़ गई है, लेकिन अपना पसंदीदा काम करके वो आजकल बहुत खुश रहती है। अपने सारे गमों को भुलाकर प्यारे प्यारे बच्चों से बातें कर उन्हें अच्छी शिक्षा देकर वो बहुत खुश है। सब कुछ अच्छे से चल रहा है। व्यवहारिक जीवन बहुत खुशहाल है, लेकिन पारिवारिक जीवन शायद बदहाल होता जा रहा है। प्रिया सब समझ रही है, लेकिन कुछ नहीं कर सकती है। राजन फिर पहले की तरह ही ऑफिस में ज़्यादा समय बिताने लगा है। दोनों के रिश्ते में दरार बढ़ती ही जा रही है। बच्चों के खातिर ही साथ हैं दोनों। बच्चे ही दोनों के रिश्ते की आखिरी गांठ है। सास ससुर तो हमेशा मुँह फुलाए ही रहते हैं। बहू की तरक्की उन्हें बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है। सास ने तो प्रिया के चरित्र को अपने मन में मलिन कर रखा है, बस शब्दों से कहना शेष है। आदित्य का प्रिया के कोचिंग क्लास में पढ़ाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। रात को राजन शराब पीकर घर आया है। प्रिया किचन में है। आज सब काम निपटाने में बड़ी देर हो गई है। लड़खड़ाते कदमों से राजन अपने कमरे में जाता है। प्रिया को आभास हो चुका है कि उसने शराब पी हुई है। अपने कमरे में जाकर राजन बेड पर लेट जाता है। प्रिया कमरे के अंदर आती है। खाना लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, खाकर आया हूँ। उसके जूते उतारने लगती है। रहने दो, मैं कर लूँगा, मदहोशी में राजन ने कहा। प्रिया जूते उतार देती है। आंखें खोलने की कोशिश करते हुए राजन कहता है, और कितनी सज़ा दोगी मुझे? माफ़ क्यों नहीं करती हो? मेरे साथ रहकर भी इतनी दूरी क्यों मुझसे? उसे गले लगाने की कोशिश करता है। प्रिया धीरे से कहती है, तुम अभी होश में नहीं हो, सुबह बात करते हैं। तब तक राजन प्रिया के करीब आकर उसे अपने गले से लगा लेता है। प्रिया सब कुछ भूलकर उसकी बाहों में समा जाती है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी अचानक राजन की पकड़ और मजबूत होने लगती है। नशे में राजन प्रिया के गालों पर अपने प्यार की छाप छोड़ चुका है। अब उसकी होंठों की तरफ बढ़ रहा है। तभी अचानक से प्रिया उसे अपने से अलग कहती है। राजन और जोर से उसे पकड़ता है और उसे बेड पर सुला देता है। अंत में प्रिया भी हार कर राजन के प्यार में समर्पित हो जाती हैं। महीनों के बाद आज दोनों पति पत्नी चैन की नींद सोए हैं। सुबह मुस्कुराती हुई प्रिया जब बेड से उठने लगती है, तब राजन नींद में ही उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो निशा? प्लीज़ यहीं मेरे पास रहो ना। फिर एक बार प्रिया को राजन द्वारा चले जाने का एहसास होता है। खैर, इस बार जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी मर्जी भी शामिल थी। जज्बातों में बहकर अपने पति का प्यार तो पा लिया, लेकिन वो तो सिर्फ सपना था। हकीकत तो आंखें खोलते ही पता चल गया।
प्रिया नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती हैं। शावर के नीचे अपने आंसुओं को बहने दे रही हैं। जब वो नहाकर बाहर आती है तो राजन उठा हुआ रहता है। प्रिया उसकी तरफ बिना देखे ही रेडी होने लगती है। तभी राजन आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसके गाल पर किस करते हुए कहता है, थैंक यू प्रिया, मुझे माफ़ करने के लिए। प्रिया अपने गाल को टॉवेल से साफ करते हुए बोलती है, सॉरी राजन। तुम क्यों सॉरी कह रही हो? चौंकते हुए राजन पूछता है। वो वो कल रात तुम नशे में थे और मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाकर अपनी दैहिक ज़रूरत पूरी की। तुमने फ़ायदा कहाँ उठाया प्रिया? हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी मर्जी भी थी। इतना भी नशे में नहीं था मैं। राजन ने सफाई देते हुए कहा, नहीं, तुम थे नशे में। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तुम कैसी बात कर रही हो प्रिया? मुझे सब अच्छे से याद है। तुमने मेरा फ़ायदा नहीं उठाया है। नहीं राजन, तुम नींद में भी निशा का नाम लिए जा रहे थे और फिर भी मैंने तुम्हारे साथ। सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। प्रिया ने अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछ कर उसे घूरते हुए कहा, एक बार फिर तुमने मुझे धोखा दिया। राजन भी अपनी भूल समझ गया और बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। प्रिया का मन बहुत उदास था। फिर भी नाश्ता तैयार कर सबको खिलाकर अपनी बेटी धोनी के साथ उसके स्कूल पीटीएम के लिए पहुंच जाती है। धोनी की क्लास टीचर उसकी बहुत तारीफ़ करती हैं। प्रिया को भी उसकी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए बधाई देती हैं। स्कूल से निकलकर प्रिया कोचिंग जा रही थी। अभी वो थोड़ी ठीक है। सुबह से उसका चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन बच्चे की वजह से उसे खुशी मिल ही जाती है। प्रिया को दोनों बच्चे उसके जीवन में जब से आए हैं, उसे तब से किसी भी चीज़ की कमी का एहसास ही नहीं होता है। अगर परेशानी भी होती है तो बच्चों के लिए हमेशा खुश रहने की ही कोशिश में लगी रहती हैं। कोचिंग क्लास के सारे काम ख़त्म करके घर आती है। सबको खाना खिलाकर बच्चों को सुलाकर अपने कमरे में जाती है। 1 बज गए हैं, लेकिन राजन अभी तक नहीं आया है। प्रिया ऊँघती हुई उसी का इंतज़ार कर रही है। उसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। लगभग आधे घंटे के बाद कमरे का दरवाज़ा खुलता है और राजन अंदर आता है। प्रिया को आहट मिलती है तो वो चौंक जाती है। आ गई, तुमसे कुछ बात करनी है। राजन शर्माते हुए कहता है, बोलो। पहले बैठो। बैठकर कहो, क्या कहना है? राजन, मुझे आज़ाद कर दो। मतलब यही कि मैं अब और नहीं सह सकती। प्लीज़ मुझे डिवोर्स दे दो। मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो। बस एक चांस दे दो। कोई गलती नहीं करूँगा। तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूँगा। प्लीज़। सॉरी प्रिया। प्लीज़ राजन, ऐसा मत बोलो। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। अगर माफ़ कर दिया है तो डिवोर्स की बात क्यों कर रही हो? माफ़ी तुम्हें मैंने मेरे दिल को तोड़ने के लिए दी है, लेकिन तुमने तो मेरे स्वाभिमान को मारा है। उसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। एक बार बच्चों के बारे में सोचो प्रिया। उनकी क्या गलती है? वो इन सब के बीच पिस जाएंगे। उनके बारे में सोच लिया है। दोनों मेरे साथ रहेंगे और तुम्हें मैं आज़ाद करती हूँ। अब निशा के साथ छुप कर अफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे शादी कर लेना। माँ पिताजी क्या कहेंगे? कुछ तो सोचो। सब सोच और समझ कर ही बोल रही हूँ। कुछ नहीं बचा हमारे रिश्ते में। इसे ख़त्म कर देना ही अच्छा है। प्लीज़ राजन, मेरे बारे में भी कुछ तो सोचो। प्यार तो करते नहीं हो। क्या मुझ पर दया भी नहीं आती है? मैं ख़त्म हो रही हूँ। जो बचा है उसे रहने दो। मुझे आज़ाद कर दो। ठीक है प्रिया, जो तुम्हें चाहिए मैं दे दूँगा, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए? तुम्हारी माफ़ी। कर दिया तुम्हें माफ़। ठीक है, तुम्हें भी आज़ादी मिल जाएगी। बोलकर राजन बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। अगले दिन दोनों अपने अपने कामों पर जाते हैं। शाम को राजन जल्दी आ गया है। प्रिया भी किचन के काम निपटा रही है। प्रिया अपने कमरे में आती है तो राजन कहता है, सारी तैयारी कर ली है मैंने तुम्हारी आज़ादी की। थैंक यू। प्रिया बोलती है, सुन लो, कहो। राजन प्रिया के पास आकर बैठता है। मैंने लॉयर से बात कर ली है। डिवोर्स पेपर जल्दी ही बन जाएंगी। बस हमें यहाँ ये बात माँ पिताजी और बच्चों से छुपानी होगी। तुम और बच्चे इसी घर में रहोगे। मैं माँ पिताजी को
अपने साथ बंगलोर लेकर चला जाऊंगा। मैं वहीं शिफ्ट हो रहा हूँ। 2-3 महीने मुझे वहाँ सेटल होने में लग जाएंगे। तब तक माँ पिताजी यहीं तुम्हारे साथ रहेंगे। फिर मैं उन्हें अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। लेकिन हमें ये नाटक करना होगा कि हम साथ हैं और काम की वजह से मैं दूसरे शहर सेटल हुआ हूँ और तुम अपने काम और बच्चों की पढ़ाई के लिए यहीं रहोगी। राज बंगलौर में अपने काम को व्यवस्थित कर 3 महीने बाद दिल्ली लौटता है। माँ और पिताजी को बताता है कि अब हम लोगों को वहीं रहना है। बच्चे और प्रिया यहीं रहेंगे क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्हें ही अपनी माँ के साथ रहना पड़ेगा। राजन की माँ ध्यान से सारी बातें सुनती है, फिर बोलती है, अकेले बहू और बच्चों के बगैर हम कैसे रह सकते हैं। उन्हें भी अपने साथ ले चलो, वरना हमें भी यहीं रहने दो। प्रिया भी किचन से उनकी बातें सुन रही थी। बाहर आकर उसने कहा, नहीं माँ जी, बच्चे यहाँ अच्छे से सेटल हैं। अनजान जगह जाने से कहीं और डिस्टर्ब ना हो जाए, इसीलिए उनका यहीं ठीक रहना होगा। और मैं तो हूँ ही उनके साथ। आप और राजन बिल्कुल चिंता ना करिए, मैं सब संभाल लूँगी। इसी बात की तो चिंता है बहू कि तुम बच्चों के साथ रहोगी। मतलब माँ जी? अब मतलब जाने भी दो। आप बता दीजिए क्या चिंता होगी अगर बच्चे मेरे साथ रहेंगे। मेरा मुंह मत खुलवाओ, जाने दो बहू। नहीं माँ जी, आप बता सकती हैं, मैं सुन लूँगी। मतलब यही है कि तुमने ही मेरे बेटे को ऐसे उलूल जुलूल आइडिया दिया होगा हम लोग दूसरे शहर चले जाएं और तुम यहाँ अपनी मर्जी की करो। अपनी मर्जी की मैं क्या करूँगी माँ जी? प्रिया सोचते हुए पूछती हैं। जो तुम अभी कर रही हो, सासू माँ चिढ़ते हुए बोलती हैं। अभी क्या कर रही हूँ? मुझसे नहीं बोला जाएगा बहू, रहने दो। माँ जी, इतना कुछ तो आपने बता दिया, अब ये बात भी बता दीजिए। राजन अपनी माँ को चुप रहने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी माँ आवेश में कह जाती है, मुझे सब पता है उस आदित्य के साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता है। प्रिया ने भी अपने जीवन में आघात उसी से पाया था जिससे उसने टूट कर चाहा था। तो अब ऐसी बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो गर्व से अपनी सास से कहती है कि मुझे आप जैसी ऊंची सोच वालों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे और आदित्य के बीच क्या रिश्ता है। आप जो सोच रही हैं वही है। अब आप खुश हो गई? अभी भी आपकी खुशी मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बोलकर अपने कमरे में चली जाती हैं। राजन भी अपने माँ पिताजी को साफ साफ बता देता है कि आप दोनों को मेरे साथ ही चलना होगा। बच्चे और प्रिया यहीं रहेंगे। मुझे उस पर पूरा विश्वास है, वो हमारे बच्चों की परवरिश अच्छे से करेगी। 2 दिनों के बाद तीनों बंगलोर चले जाते हैं। बच्चे और प्रिया यहीं रह जाते हैं। प्रिया और राजन ने यही निर्णय लिया है कि हमारा रिश्ता जो ख़त्म हो चुका है वो बच्चों को सही समय पर ही बताना है। तब तक वेकेशन में कभी बच्चे तो कभी राजन ही एक दूसरे से मिलने चले आएंगे। 12 साल बीत चुके हैं। राजन को शादी का कार्ड मिला है, एड्रेस दिल्ली का है, तो फटाफट खोल कर पढ़ता है। उसके बेटे आरव की शादी का कार्ड है। नम आँखों से पूरे कार्ड को पढ़ता है। उस दिन को याद करता है जब आज से 4 साल पहले प्रिया से अलग होना और अलग होने का कारण उसके आरव को बताया था। अब तक वो इतना नाराज़ था कि आपने मेरी मम्मा के साथ ऐसा क्यों किया, जवाब दीजिए। और राजन के पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन से लेकर आज तक दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई है। लगता है ये कार्ड भी प्रिया ने ही भेजा है। छोटी बेटी धुनी भी अपने पिता से बात नहीं करती है। उसका यही मानना है कि जब आपने मम्मा जैसी प्यार करने वाली पत्नी को धोखा दे दिया तो आप पर कोई कैसे भरोसा कर सकता है। पापा, मम्मा का दुख आपको तब महसूस होगा जब कोई आपकी बेटी के साथ ऐसा करेगा। तब अपनी बेटी के मुंह पर हाथ रख दिया था राजन ने, लेकिन सोचकर भी वो कांप गया था। ये सारी बातें वो सोच ही रहा था कि तभी अपनी पीठ पर अपनी माँ का स्पर्श उसे महसूस होता है। क्या देख रहे हो बेटे? माँ, हमारे आरव की शादी है। प्रिया ने कार्ड भेजा है, हम सभी को बुलाया है। आप चलोगी? हाँ, मैं ज़रूर चलूँगी। अपने पोते की शादी में खुश होते हुए कहती हैं। दिल्ली आरव की हल्दी की रस्म चल रही थी। प्रिया बहुत व्यस्त है। उसके भैया उसे थोड़ी देर आराम से बैठने को कहते हैं, लेकिन प्रिया मना करती है। हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लेते हैं। अपनी पत्नी को जूस लाने के लिए कहते हैं। दादा,
मैं नहीं बैठ सकती, बहुत काम बाकी है। थोड़ी देर तो बैठ जा लाडो, सारे काम हो जाएंगे। ठीक है दादा, आपको मुझसे कुछ कहना है क्या? हाँ लाडो, यही कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम पर गर्व है। इतनी बड़ी मुसीबत आने पर भी तुम टूटी नहीं, बल्कि और मजबूत बनकर सबका सामना किया। खुद पैरों पर खड़ी हुई, अपने बेटे को डॉक्टर बनाया, बेटी को भी MBBS करा रही हो। सभी कामों में कितनी आसानी से तुमने निपटा लिया। तो ये छोटे मोटे काम तो चुटकियों में कर लोगी। थोड़ी अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। हाँ मम्मा, मामा जी ठीक कह रहे हैं, हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बोलते हुए ध्वनि अपनी मम्मी के साथ आती है, अपनी माँ को जूस पिलाती है। ठीक है मेरी माँ, बोलते हुए प्रिया जूस पी लेती है। ये नज़ारा राजन खड़े हुए देख रहा है, जो अभी अभी शादी में शामिल होने के लिए आया है। काश अपने बच्चों का प्यार मेरे नसीब में भी होता, पर मैंने सब कुछ अपने हाथों से ही बर्बाद कर दिया। राजन, तुम कब आए? चौंकते हुए प्रिया पूछती है। बस अभी ही आया हूँ, राजन जवाब देता है। राजन की माँ अपनी पोती के पास जाती हैं, उसे प्यार से गले लगाती हैं। प्रिया भी उनके पैर छूती है तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मन ग्लानि से भर जाता है कि गलत मेरा बेटा था और कीचड़ मैंने तुम पर उठाया। फिर भी तुम सब कुछ चुपचाप सह गई, उफ तक नहीं किया। तुम कितनी महान हो और मैं कितनी नीची सोच देते हुए प्रिया को गले लगा लेती हैं। आरो और ध्वनि अपनी दादी के आने पर जितनी खुश थी, उतनी ही नाराज राजन के आने से थी। लेकिन प्रिया ने सारी परिस्थिति संभाल ली थी। वो भी अपनी माँ की खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। राजन अपनी बेटी की शादी में बेगानों के समान था, लेकिन प्रिया उसे ऐसा महसूस होने नहीं दे रही थी। शादी आराम से संपन्न हो गई। दूल्हा दुल्हन घर आ चुके हैं। शाम को रिसेप्शन है। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन खड़े हैं। तभी सरकारी गाड़ी गेट के पास आकर रुकती है। दो बंदूकधारी पुलिसकर्मी गाड़ी से बाहर निकलते हैं। उनमें से एक गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है, जिसमें से जिले के DM और उनकी पत्नी बाहर निकलते हैं और स्टेज की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में प्रिया से भेंट होती है तो DM साहब झुककर प्रिया के पैर छूते हैं। उनकी पत्नी भी उनका साथ देती हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, ये मेरी दूसरी माँ है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, इन्हीं के मार्गदर्शन की वजह से हूँ। खुश रहो आदित्य बेटा, खुश रहो बहू, मेरी वजह से नहीं बहू। तुम्हारा पति अपनी मेहनत से मुकाम पर पहुँचा है। और फिर उन लोगों के बीच कुछ बातें होती हैं और सभी स्टेज पर जाते हैं। आरो और ध्वनि आदित्य से मिलकर बहुत खुश होते हैं और थोड़े नाराज भी कि शादी में क्यों नहीं आए, पर जानते हैं कि DM के कंधे पर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। इसीलिए खुश होकर सभी फ़ोटो खिंचवाने लगते हैं। राजन और उसकी माँ दूर से ये नज़ारा देख रहे होते हैं। दोनों को अपनी अपनी भूल आज समझ आ गई है। तभी प्रिया उन दोनों को भी स्टेज पर बुला लेती है और उनके साथ भी दूल्हा दुल्हन को फ़ोटो खिंचवाने के लिए कहती है। सब लोग फ़ोटोज़ खिंचवाने का आनंद लेते हैं। रिसेप्शन के बाद प्रिया अपने बेटे और बहू को उनके दादाजी का आशीर्वाद लेने को कहती है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए दोनों दादाजी की तस्वीर के नीचे दिया जलाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। फिर प्रिया उन दोनों को नई जिंदगी की शुरुआत करने से पहले यही आशीर्वाद देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दोनों कभी भी एक दूसरे का विश्वास मत तोड़ना। और जब कभी भी लगे कि हमारे बीच दूरियां आ रही हैं, तो एक दूसरे से अपनी मन की बात जरूर करें। दोनों अपनी माँ का आशीर्वाद पाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। सब काम निपटा लेने के बाद प्रिया थोड़ी देर लॉन में ठहरने लगती है। तभी राजन उसके पास आता है, जो कल बेंगलोर वापस जाने वाला है। प्रिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ राजन बोलो। मुझे माफ़ कर दो, फिर से ये बातें लेकर बैठ गए तुम। सो जाओ। सो जाऊँगा अगर तुम्हारी माफ़ी मिल जाएगी। प्लीज़ प्रिया, मुझे माफ़ कर दो, ताकि मैं भी तुम्हारी तरह चैन से सो सकूं, अपने बच्चों से पहले जैसा प्यार पा सकूं। मुझे नींद आ रही है, सुबह बात करते हैं। प्लीज़ प्रिया, सब कुछ माफ़ करके मेरे पास वापस आ जाओ ना। मैं सुधर गया हूँ, निशा से भी डिवोर्स ले चुका हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। प्लीज़ सब कुछ भूल जाओ ना। प्लीज़ राजन जाओ, अब मुझसे ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा प्यार तुम थे और रहोगे, लेकिन तुम्हारा प्यार मैं नहीं थी।
मेरी जगह तुमने किसी और को दे दी जो मैंने भुला दिया, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूल सकती कि ये सब तुमने तब किया जब तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बस थोड़ी सी खुशी पाने के लिए तुमने मुझे जीवन भर का दुख दे दिया। बोलते हुए प्रिया घर के अंदर जाने लगती है। राजन मुझे माफ़ कर दो बोलता हुआ गिड़गिड़ाता रहता है, लेकिन प्रिया फिर से पीछे मुड़ने की भूल नहीं करती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप लोगों को? कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलती हूँ किसी और अच्छी सी कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।